हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो आगामी एग्ज़ाम है फॉरेस्टर का, यानी वन दरोगा वन आरक्षी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साइंस में मैं आपके लिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ। 50 क्वेश्चन मैं आपको सुबह वाली वीडियो में करा दिया हूँ, बाकी के इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। अब देखिए, जो मोटर गाड़ियां होती हैं उसमें साइड की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? तो ये होता है हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल लेंस का उसमें प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए, प्राथमिक रंग है, तो प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो देखिए, प्राथमिक रंग ये सारे क्या हो जाएंगे? प्राथमिक रंग हो जाएंगे। लाल हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, ये तीनों क्या होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है, प्राइमरी कलर्स। फिर देखिए, मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, मुख्य रंग मेनली कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला, ये तीनों क्या होते हैं? मुख्य रंग होते हैं। बाकी जितने भी कलर होते हैं, बाकी इन्हीं से मिलकर वो बने होते हैं। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष संबंधित है। तो निकट दृष्टि दोष किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दूर की वस्तुओं को न दिखना। ठीक है, दूर की वस्तुएं जब नहीं दिखती तब निकट दृष्टि दोष होता है, अगर पास की वस्तुएं नहीं दिखती तब दूर दृष्टि दोष होता है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है हमारा मायोपिया को। ठीक है, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है, जिसमें हमको दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दूर दृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है, आंख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा। अब देखिए, यहाँ पर दिया गया है डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष का एक रोगी है जिसको 40 सेंटीमीटर निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है, मतलब क्लोज वाली चीज़ों को साफ नहीं देख पाता है। तो आंख को असामान्य बनाने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करना होगा? तो ये करना होगा हमको 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, 203 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस उपयोग में लाना होगा। ठीक है, अब अवतल लेंस उत्तल लेंस आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस लंबाई 40 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के एक अवतल लेंस के साथ स्पर्श करता है, इस संयोग का पावर क्या होगा? तो इस संयोग का पावर क्या होगा? -1.5 डायोप्टर। ठीक है, -1.5 डायोप्टर क्या हो जाएगी? इसकी क्षमता हो जाएगी, पावर हो जाएगी। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। एक वस्तु को फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। बनने वाली वस्तु यानी छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो छवि की स्थिति ज्ञात करनी है, तो इसमें सूत्र लगने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है, यह कौन सा दर्पण हो सकता है? तो ये कौन सा दर्पण होगा? ये होगा हमारा समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, जो हमारा दृष्टिपटल होता है, रेटिना होता है, इस पर नेत्र द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है, ये कैसा होता है, किस प्रकार का होता है? तो ये होता है हमारा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। ठीक है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। फिर देखिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो किसी व्यक्ति का अगर हमें पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसके लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लेंथ हाइट कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो इसकी हाइट हो जाएगी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ठीक है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी हमें क्या करना पड़ेगा? समतल दर्पण की ऊंचाई रखनी पड़ेगी। फिर अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है। तो दंत विशेषज्ञ का शीशा क्या होता है? तो मतलब किस प्रकार का होता है पूछा गया है। तो ये होता है हमारा नतोदर शीशा। ठीक है, कौन सा होता है? नतोदर शीशा होता है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो छवि पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये पड़ेगा हमारा वस्तु की पूर्ण
छवि प्राप्त होगी, परंतु उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर है स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है। अब हम ये क्वेश्चन को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र में जो पानी होता है उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्यों दिखाई देता है स्वच्छ आकाश का रंग नीला, तो ये दिखाई देता है हमारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, मतलब प्रकाश के बिखरने के कारण। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जल के नीला रंग होने का क्या कारण है। ठीक है, समुद्र के जल के नीले रंग का होने का क्या कारण हो सकता है, तो इसका कारण होता है बेसिकली पानी द्वारा रोशनी की छितराव। ठीक है, पानी द्वारा क्या होता है, रोशनी का छितराव होता है, जिस कारण समुद्र के जल का रंग हमें नीला प्रतीत होता है। फिर देखिए किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, तो इनमें से बताना है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है। ये होता है हमारा हीरे का अपवर्तनांक। ठीक है, लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है यह दिखाई पड़ता है, तो ये कैसा दिखाई पड़ता है, ये दिखाई पड़ता है काला। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने तक का 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं पृथ्वी में पहुंचने में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है। तो कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त होगा, ये हो जाएगा प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, ये होता है हमारा नारंगी रंग का। ठीक है, नारंगी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अब यहाँ पर सबसे कम पूछा है, तो ये होता है बैगनी रंग का। ठीक है, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा किस में होती है, ये होती है नीले प्रकाश में। ठीक है, नीले रंग के प्रकाश में। निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है, तो ये करता है हमारा लाल रंग का। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ध्वनिक यानी सोनोरस पदार्थ है, तो ध्वनिक पदार्थ कौन सा है ये पूछा गया है, तो ध्वनिक पदार्थ हो जाएगा लोहा। ठीक है, लोहे को पीटने पर हमें ध्वनि प्राप्त होगी, बाकी लकड़ी रबर पानी से कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न होगी लेकिन मतलब उस तरीके की ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगों यानी अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाता है पूछा है। तो देखिए आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है, तो मनुष्य के सुनने तक की जो शक्ति होती है, आवृत्ति की जो ध्वनि होती है, तो ये कितनी होती है, ये बेसिकली होती है हमारी 100 हर्ट्ज तक। ठीक है, 100 हर्ट्ज तक की ध्वनि मनुष्य को सुनाई देती है। फिर देखिए, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है, तो किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है, तो ये निर्वात में नहीं कर सकती है। ठीक है, जो ध्वनि होती है वो निर्वात में मतलब नहीं चल सकती है। फिर है, ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है पूछा है, तो निर्वात में इसका गमन नहीं हो सकता है। ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है, तो इसके तारत्व को कौन सी तय करती है, आवृत्ति करती है। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। फिर है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, तो संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता कैसे मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है, तो न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए ये हो जाएगी हमारा 7.2 मीटर। ठीक है, 7.2 मीटर क्या होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए।
प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए हमारा लगभग 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ध्वनि तरंग का वेग 700 मीटर पर सेकंड है और तरंग दैर्घ्य 25 सेंटीमीटर है, तो ध्वनि तरंग के आवृत्ति की गणना करनी है। तो इसके आवृत्ति की गणना कितनी होगी? ये हो जाएगी 2000 हर्ट्ज। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है? तो बिजली का कुचालक कौन सा हो जाएगा इसमें से? ये हो जाएगा अभ्रक। ठीक है, अभ्रक क्या है? बिजली का कुचालक है। बाकी सेलुलॉइड, एस्बेस्टस, पन इसमें स्पेक, ये सब क्या है? बिजली के सुचालक हैं। सिर्फ अभ्रक क्या है? कुचालक है। कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा? ठीक है, ताप का तो अच्छा सुचालक है लेकिन बिजली का बुरा होता है, ये होता है हमारा अभ्रक। ठीक है। फिर है, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम उत्तम चालक कौन सा होगा? ये हो जाएगा समुद्री जल। कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम ल्यूब्रिकेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? तो ये जो बांधने वाला बल होता है इसको बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS कौन सी? INS अरिहंत डैश में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विशाखापट्टनम में। फिर अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो किस तत्व का उपयोग बेसिकली होता है? तो यूरेनियम का उपयोग होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तो ये हो जाएगा अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है, तो ये हो जाएगा हमारा अप्सरा। ठीक है। फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है? तो ये किससे अपनी सुरक्षा करता है? ये करता है अतिभारण यानी ओवरलोडिंग से। अगला क्वेश्चन है, एक निष्क्रिय टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है, तो ये हो जाएगा प्रतिरोधक। ठीक है, तो ये थे गाइज आज के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन सुबह कराए थे, 50 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक ज़रूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।